नमस्कार। हिंदी आरोह गद्यखंड में आज का विषय है मियां नसीरुद्दीन। मियां नसीरुद्दीन इस पाठ की लेखिका हैं कृष्णा सोबती जी। पाठ शुरू करने से पहले हमें लेखिका के जीवन परिचय के बारे में जान लेना चाहिए। कृष्णा सोबती जी का जन्म 18 फरवरी सन 1925 गुजरात, पश्चिमी पंजाब, जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाओं में मुख्य रूप से जो इनके उपन्यास थे वो जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ऐ लड़की, समय सरगम प्रमुख हैं। कहानी संग्रह में इनके डार से बिछुड़ी, मित्रों मर जाने, बादलों के घेरे, सूरजमुखी, अंधेरे के, इनके प्रमुख कृष्णा सोबती जी के कहानी संग्रह हैं। हम हशमत, शब्दों के आलोक में, शब्द चित्र और संस्मरण हैं इनके। कृष्णा सोबती जी को प्रमुख सम्मान से सम्मानित किया गया, जिनमें साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान, साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार से इन्हें पुरस्कृत किया गया। इनकी मृत्यु 25 जनवरी सन 2019 में हो गई। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती जी की विशिष्ट पहचान है। वे मानती हैं कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित नया पाठक वर्ग बनाया है। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी, उनमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाता है। बल्कि यह कहना उचित होगा कि यशपाल का झूठा सच, राही मासूम रजा के आधा गांव और भीष्म साहनी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा इस प्रसंग में एक विशिष्ट उपलब्धि है। संस्मरण के क्षेत्र में हम हशमत शीर्षक से उनकी कृति का विशिष्ट स्थान है, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हशमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। यहाँ जो आपके पाठ्यक्रम में मियां नसीरुद्दीन नामक पाठ है, या क्या है, शब्द चित्र। इनका जो शब्द चित्र है हम हशमत नामक संग्रह से यह पाठ संकलित किया गया है, जो आपके पाठ्यक्रम में है मियां नसीरुद्दीन। इसमें खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्दचित्र खींचा गया है। मियां नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपनी खानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को ही अपना असली हुनर मानते हैं। अब आइए पाठ शुरू करते हैं। मियां नसीरुद्दीन। मियां नसीरुद्दीन पाठ आइए शुरू करते हैं। साहबों, उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से ना गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़क्के में नान बाइयों के मसीहा मियां नसीरुद्दीन को कैसे पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ उनके मसीही अंदाज का। लेखिका कहती हैं, लेखिका कौन है? कृष्णा सोबती जी बता रही हैं कि उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से ना गुजर जाते, कि उस दिन, किसी दिन जब वो यात्रा कर रही हैं, अपने यात्रा के बारे में बता रही हैं कि एक दिन था, उस दिन अगर हम मटिया महल की तरफ से ना गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़क्के में, वहाँ के बारे में बता रही हैं कि जहाँ राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहे हैं, उन मसीहों के धूम धड़क्के में, मतलब उनके भीड़ भाड़ में नान बाइयों के जो मसीहा हैं नसीरुद्दीन, मियां नसीरुद्दीन को हम कैसे पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ, मतलब वह सुख का अनुभव हम कैसे उठाते, मसीही अंदाज का जो अनुभव होता है उसको हम कैसे देख पाते, उसका आनंद हम कैसे उठाते। बता रही हैं लेखिका, हुआ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गढ़या मोहल्ले के ओर
निकल गए। एक दिन की बात बता रही हैं कृष्णा सोबती जी कि जामा मस्जिद के आड़े पड़े गढ़ैया मोहल्ला में मटिया महल में एक गढ़ैया मोहल्ला है, ठीक है। उसकी तरफ जब वो निकल पड़ी, अपना बता रही हैं कि वहाँ एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते देख ठिठक गए। वहाँ एक अंधेरी सी दुकान थी, दुकान पर अंधेरा छाया हुआ था, ठीक है। और वहाँ उस दुकान पर आटे के ढेर के सनते देख पटापट, मतलब आवाज़ सुनाई दी। आटा गूथा जा रहा था पटापट, और वहाँ आवाज़ आटा गूथने का जब उनको पटापट का आवाज़ सुनाई दिया, पटापट की आवाज़ जब कृष्णा सोबती जी को सुनाई दी, तो वह देख करके, आटा सनते देख करके वहाँ वो ठिठक गई, रुक गई। सोची, इतना सारा आटा देख करके सोच रही हैं कि सेवइयों की तैयारी होगी, सोच रही हैं वहाँ सेवइयाँ बनेगी। पर वहाँ पूछने पर मालूम हुआ कि ख़ानदानी नान भाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। उस दुकान के जो मालिक हैं वो ख़ानदानी नान भाई, रोटी बनाने में मतलब वो माहिर हैं, उनकी ख़ानदानी विरासत है रोटी बनाना, ठीक है। वो मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान है जहाँ वो खड़ी हैं लेखिका। मियाँ मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियाँ बनाने के लिए। मियाँ नसीरुद्दीन 56 प्रकार की रोटियाँ बनाने के लिए मशहूर हैं। हमने जो अंदर झाँका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। वहाँ रुकी लेखिका और इनके अंदर उत्सुकता और हुई, जिज्ञासा हुई, तो वहाँ देख रही हैं, अंदर झाँका मतलब अंदर देखी, दुकान में झाँकी, देखी तो वहाँ देखती हैं कि चारपाई पर मियाँ नसीरुद्दीन बैठे हैं और बीड़ी का मजा ले रहे हैं, मतलब बीड़ी पी रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयाँ, भोलापन और परेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। देख रही हैं मियाँ नसीरुद्दीन के बारे में बता रही हैं कि वो किस तरीके से हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, सर्दी गर्मी बरसात झेल करके जो उनका चेहरा है, वहाँ रोटी बनाते हैं वो। आँखों में काइयाँ, भोलापन, मतलब सीधे साधे व्यक्तित्व वाले हैं मियाँ नसीरुद्दीन। परेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर, मतलब उनको देखने से स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि उन्होंने अनेक परेशानियों पर मजने के बाद जो अपना एक कारीगर रूप धारण किया है नान बाई का, ठीक है, वो साफ झलक रहा है। हमें ग्राहक समझ मियाँ ने नज़र उठाई और बोले, फरमाइए। वो समझे कोई ग्राहक है रोटी की लेने वाले, ग्राहक मतलब खरीदने वाली। झिझक से कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो? इन्होंने कहा लेखिका ने कि मुझे आपसे कुछ सवाल पूछना है, अगर आपको कुछ वक्त हो, समय हो तो बताइए, मतलब मैं कुछ पूछना चाह रही हूँ। मियाँ नसीरुद्दीन ने पंचहजारी अंदाज से सिर हिलाया। पंचहजारी अंदाज से सिर हिलाना, यहाँ एक कहावत है, ठीक है। सिर अपना हिलाए और निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। कह रहे हैं आप बताइए पहले पूछना क्या है, हम थोड़ा सा समय निकाल लेंगे। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं अखबार वीस तो नहीं है, अखबारन वीस। कह रहे हैं, बाद में घूर कर देखे और हाथ जोड़कर पूछ रहे हैं कि मियाँ जी पूछ रहे हैं कि कहीं आप अखबारन वीस तो नहीं है, अखबार वाले तो नहीं है, या तो खोजिए कि खुराफात है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों से ही दूर रहना चाहते हैं, दोनों को निठल्ला समझते हैं। हाँ, काम काजी आदमी को इसमें क्या काम है। कह रहे हैं कहीं आप अखबार वाली तो नहीं हैं, और हम अखबार वालों को निठल्ला समझते हैं, उनसे दूरी बनाकर रहते हैं, उनसे कम ही मतलब रखना चाहते हैं। खैर आप, और कह रहे हैं कि खैर यहाँ तक आपने आने की तकलीफ़ उठाई है तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। लेखिका पूछती हैं कृष्णा सोबती जी कि पूछना यह था, किस्म किस्म की रोटी पकाने की इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। कह रही हैं ये जो आप तरह तरह की रोटियाँ बनाते हैं, अच्छी अच्छी किस्म की जो रोटियां आप बनाते हैं, इसका इल्म मतलब गुण या तरीका जिसे कहते हैं, हुनर, आपने रोटियां बनाना कहाँ से सीखा, इस हुनर को आपने कहाँ से सीखा। मियाँ नसीरुद्दीन ने आँखों के कंचे हम पर फेर दिए, मतलब आँखों की पुतलियाँ जो होती हैं वो लेखिका के ऊपर फेर दिए, घुमाए और फिर तरेर कर बोले, क्या मतलब? पूछिए साहब, नान भाई इल्म लेने कहीं और जाएगा? मतलब नान भाई मतलब मैं रोटी बनाने वाला हूँ, मेरा ख़ानदानी पेशा है, तो मैं यह ख़ानदानी पेशा सीखने के लिए कहीं और जाऊँगा? अर्थात नहीं जाऊँगा।
फिर बोल रहे हैं, क्या मीन साज के पास किसी दूसरे के पास क्या जाऊंगा, या रफूगर रंगरेज या तेली तंबोली से सीखने जाएगा, जो मेरा खानदानी पेशा है, इसे सीखने के लिए मैं कहाँ कहाँ जाऊंगा। मतलब यहाँ कहीं नहीं जा सकता, इन लोगों का नाम बता रहे हैं। क्या फरमा दिया साहब, या तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। कह रहे हैं साहब, मियाँ नसीरुद्दीन कह रहे हैं कृष्णा सोबती जी से, साहब या तो हमारा खानदानी पेशा है। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही सीखा है। किसी के बारे में बता रहे हैं, उन्हें वालिद उस्ताद कह रहे हैं। मतलब यह कि हम घर से ना निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे, जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया और वालिद मरहूम के उठ जाने पर यहाँ आ बैठे। ठीक है, जो हमारे बाप दादा का इल्म था, तरीका था, जो वो करते थे, वही हमने उनसे विरासत में प्राप्त किया है, और जब वो नहीं है इस संसार में तो हम वही कर रहे हैं। ठीक है, आगे कहते हैं, लेखिका कृष्णा सोबती जी कहती हैं, आपके वालिद, मतलब आपके वालिद कौन थे? मियाँ नसीरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गईं। लगा गहरी सोच में है, फिर सिर हिलाया। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे। मियाँ बरकत शाही नानबाई गढ़ैया वाले के नाम से अपने वालिद के बारे में बता रहे हैं मियाँ नसीरुद्दीन कि जो हमारे वालिद थे वो मियाँ बरकत शाही नानबाई गढ़ैया वाले के नाम से मशहूर थे, और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहिब थे आला नानबाई मियाँ कल्लन जी। ठीक है, आपको इन दोनों में से किसी किसी की भी कोई नसीहत याद हो? कृष्णा सोबती जी पूछ रही हैं लेखिका। तो कह रहे हैं मियाँ नसीरुद्दीन कि नसीहत काहे की मियाँ, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। कह रहे हैं कोई भी काम आप करना चाह रहे हैं तो किसी के नसीहत से, मतलब किसी के बताने से समझाने से नहीं, करने से आएगा। करके सीखने को ये मियाँ नसीरुद्दीन जी ज़्यादा महत्व देते हैं। कह रहे हैं कि करने से आता है काम, काम कुछ भी सीखिए तो करने से आता है, नसीहत देने से नहीं आता है। वजह फरमाया है, पर यह तो बताइए कि आप, हमने भट्टी की ओर इशारा किया, इस काम पर लगे तो वालिद साहिब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। मतलब कृष्णा सोबती जी का पूछने का तात्पर्य है कि जब आप इस भट्टी पर लगे, रोटी बनाने वाली भट्टी पर, तो आपके जो वालिद साहब हैं उन्होंने आपको कुछ तो कहा ही होगा। नसीरुद्दीन साहब ने जल्दी जल्दी 2-3 कस खींचे, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले। कैसे बोले? अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताए देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है कह अलिफ, तो बच्चा क्या कहता है? अलिफ। कह बे, तो बच्चा कहता है बे। कह जीम, तो बच्चा कहता है जीम। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है। समझे साहिब? इस तरीके से समझाता है। एक तो पढ़ाई ऐसी, और दूसरी बातचीत में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहब की आवाज़ दे डाली, कहो भाई मीर साहिब, सुबह न आना हुआ, पर क्यों? मतलब ये बता रहे हैं पढ़ाई किस तरीके से पढ़ाया जाता है, किस तरीके से हुनर सिखाया जाता है, कृष्णा सोबती जी से बता रहे हैं। और बताते ही बताते बीच में किसी को आवाज़ भी दे रहे हैं। कह रहे हैं कहो भाई मीर साहिब। कोई मीर साहिब नाम के हैं व्यक्ति जो उधर से जा रहे हैं, उनको आवाज़ भी दे रहे हैं। कह रहे हैं सुबह से नहीं आना हुआ, क्या बात है? तो मीर साहिब ने सिर हिलाया, सिर हिलाया और कुछ कहा। क्या कहा? आइए देखते हैं। मीर साहिब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बताएंगे। क्या बताएंगे? कि सुबह क्यों नहीं आए थे। ठीक है, ये बताने के लिए कहते हैं। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना? इस बार मियाँ नसीरुद्दीन ने यूँ सिर हिलाया कि सुकरात हों, या एक दूसरी पढ़ाई भी होती है। सुनिए, अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा ना कच्ची में बैठा, ना बैठा वह पक्की में, ना दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। हम यह पूछेंगे कि उन तीनों जमातों का क्या हुआ? क्या हुआ उन तीनों क्लासों का? अपना ख्याल था कि मियाँ नसीरुद्दीन नानबाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही पर दागते रहे। आप ही बताइए उन 2-3 जमातों का क्या हुआ? पूछ रहे हैं, लेखिका पूछी, उनसे कह रही हैं, जब वो मीर साहिब से बात कर रहे हैं कि मतलब कहिए भाई मीर साहिब, आप सुबह सुबह नहीं आए थे, बात क्या थी?
तो मीर साहब ने उनको जब कहा कि अभी लौट के जो हम वापस आ रहे हैं तो आपको बता रहे हैं, इस बीच लेखिका ने फिर अपनी बात दोहराई और कहीं क्या कि आप दूसरी पढ़ाई की बात कुछ कह रहे थे ना, मतलब जो हमने पूछा था वो आप बता रहे थे। तो इस पर मियाँ नसीरुद्दीन ने इस तरीके से सिर हिलाया जैसे लग रहा वो शुक्रात हों, उनको सब चीज़ की जानकारी हो, ठीक है। और कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई बच्चा है पढ़ने गया, वो ना कच्ची में बैठा ना पक्की में बैठा ना दूसरी में, और सीधे तीसरी, कच्ची पक्की दूसरी, मतलब जैसे होता ना पहले लोग अभी पढ़ाई में देखे LKG UKG नर्सरी KG क्या होता है, वही चीज़ कह रहे हैं, ना कच्ची में बैठा ना पक्की में बैठा ना 1 में बैठा ना 2 में बैठा, सीधे जाके कहाँ बैठ गया, 3 में बैठ गया। तो उन पिछले जमातों मतलब क्लासों का क्या हुआ, ठीक है, यह बात मेरी समझ के तो बाहर है। लेखिका कह रही हैं यह बात मेरी समझ के बाहर है। इस बार शाही नानबाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे कुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए जब वो समझ नहीं पाई लेखिका, और उनको लगा मियाँ नसीरुद्दीन को कि लेखिका कुछ समझ नहीं पा रही हैं, तो उन्होंने अपने जो उनके बचे कुचे दांत थे उनको खिलखिलाकर उन्हीं दांतों से उन्होंने हंसा और बोला, मेरा मतलब क्या साफ न था, लो साहिबों अभी साफ हुआ जाता है, जरा सी देर को मान लीजिए। हम बर्तन धोना ना सीखते, हम भट्टी बनाना ना सीखते, भट्टी को आंच देना ना सीखते, तो क्या हम सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते। कहने का मतलब है कच्ची पक्की 1-2 जमातों की बात जो किए थे, तो अपने बारे में बता रहे हैं उस पढ़ाई के माध्यम से कि जैसे बच्चे जब स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए तो शुरू से पढ़ाई कहाँ से शुरू करते हैं, पहले नर्सरी KG प्रेप जैसे होता नहीं है, इस तरीके से। तो वो भी बता रहे हैं अपने बारे में कि पहले हमने बर्तन धोना सीखा, भट्टी बनाना सीखा, आँच देना सीखा, और तब जाके हम नानबाई का हुनर सीख पाए। अगर पहले हम इन सब जमातों मतलब क्लासों का अध्ययन नहीं किए होते, ठीक है, तो हम सीधे नानबाई नहीं बन पाते। रोटी बनाना का हुनर हमको नहीं आता, खाना बनाना हमको नहीं आता। मियाँ नसीरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखे कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। कृष्णा सोबती जी कह रही हैं लेखिका कि इस तरीके से मियाँ नसीरुद्दीन मेरी तरफ देखे कि जैसे वो मुझसे कुछ जवाब चाह रहे हों। फिर बड़े मज़े अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहिब यह है कि तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। सिर हिलाया, है साहिब माना। पूछ रहे हैं तालीम की तालीम मतलब कोई चीज़ सीखने के लिए उसे छोटी भी सीख बहुत ही आवश्यक होती है। और फिर सिर हिला के कह रहे हैं, क्यों साहब मान रही हैं आप, आपने माना। मियाँ नसीरुद्दीन जोश में आ गए। हमने ना लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते। अपने बारे में बताने लगे, जोश में आ गए, उनके अंदर जोश भर गया, बताने का जज्बा भर गया उनके अंदर, और वो तुरंत बताने लगे। क्या बताने लगे, अगर हमने खोमचा ना लगाया होता तो क्या आज यहाँ बैठे होते। मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानबाई हैं। लेखिका ने वहाँ उनका रुख मोड़ लिया जब वो खोमचे वाले दिन में भटकने लगे। किस तरीके से उन्होंने खोमचा बनाना और बेचना शुरू किया था। जब लेखिका को यह लगा कि वो अपने बीते दिनों में खोने वाले हैं, मतलब दुखी होने वाले हैं उन दिनों को याद करके, तो वो बात घुमा दी, मोड़ दी, मतलब घुमा फिरा दी। पूछ रही हैं, क्या यहाँ कोई और भी नानबाई हैं रोटी बनाने वाले। मियाँ ने घूरा, बहु तेरे, खानदानी नहीं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात कि जो वो कह दिए कि बहुत तेरे हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन खानदानी नहीं हैं, ठीक है। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूँ कहा, मियाँ नानबाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो। अपने बारे में बता रहे हैं कि हमारे जो बुजुर्ग थे उनसे एक बार बादशाह सलामत ने इस प्रकार से कहा। क्या कहा कि आप कोई चीज़ हमको खिला सकते हैं, नई चीज़। तो इनके बुजुर्गों ने कहा कि हुक्म कीजिए जहाँ पना फरमाइए। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो ना आग से पके ना पानी से बने। ऐसी चीज़ बनाने के लिए बादशाह सलामत ने कहा, क्या उनसे बनी ऐसी चीज़। लेखिका ने पूछा, क्या आपके जो बुजुर्ग थे उनसे ऐसी चीज़ बनी कि जो ना आग से पक सके ना पानी से बन सके। कह रहे हैं मियाँ नसीरुद्दीन, क्यों नहीं बनती साहिब, बनी। और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है। लेखिका को लग रहा है कि यहाँ हमको कुछ नया सीखने को मिलेगा। उन्होंने बेसब्री से पूछा,
जल्दबाजी में। वह पकवान क्या था? कोई खास ही चीज़ होगी। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसीरुद्दीन साहिब बड़ी रुखाई से बोले, यह हम ना बताएंगे कि वह कौन सी चीज़ है, बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है ना कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गई हो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। कह रहे हैं कि जो खानदानी नानबाई मतलब रोटी बनाने वाले होते हैं, खाना बनाने वाले होते हैं, वो कुएं में भी रोटी पका सकता है। कुएं में रोटी पकाना एक मुहावरा है, ठीक है। कह रहे हैं वो क्या कर सकता है? कुएं में भी रोटी पका सकता है। ये कहावत जब भी गढ़ी गई हो मतलब जब भी बनाई गई हो, तो कह रहे हैं मियाँ नसीरुद्दीन कि ये हमारे बुजुर्गों पर ही खरी मतलब सही उतरने वाली है। यह कहावत सच्ची होने वाली है। मज़ा लेने के लिए टोका। कहावत यह सच्ची भी है कि मियाँ ने तरेरा, और क्या झूठी है? जब लेखिका ने पूछा क्या ये कहावत सच्ची है कि कुएं में रोटी पका सकते हैं, कुएं में रोटी पकाना, यह कहावत क्या सही है? इस पर मियाँ ने तरेरा, मियाँ नसीरुद्दीन ने उन्हें घूर कर तरेर करके देखा। कहा और क्या आपको झूठी लगता है? ये कहावत आपको झूठी लगती है? आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी? क्या पकती देखी है कभी? कह रहे हैं क्या आपने कभी झूठ से रोटी पकते हुए देखा है? रोटी जनाब पकती है आँच से, समझे? सिर हिलाना पड़ा। ठीक फरमाते हैं, लेखिका को सिर हिलाना पड़ा। फिर हुआ क्या? इस बीच मियाँ ने किसी को पुकार लिया। इसी बीच बात करते करते मियाँ नसीरुद्दीन ने किसी को बुलाया और बुला करके कहा, मियाँ रहमत इस वक्त किधर को? अरे वह लौंडिया ना आई रुमाली लेने, रुमाली रोटी लेने की बात कर रहे हैं, शाम को मंगवा लीजो। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। कह रही हैं लेखिका, एक बात आपको और बतानी पड़ेगी। जहमत उठाना मतलब यह भी एक कहावत है, कष्ट महसूस करना। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी, शो कुछ फुर्ती पा गए थे। पूछिए? अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो ना ले लेंगे। इस तरीके से मियाँ नसीरुद्दीन कह रहे हैं लेखिका से। उसमें भी अब क्या देर, 70 के हो चुके हैं। फिर जैसे अपने से ही कहते हो, वालिद मरहूम तो कूच किए 80 पर, क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले ना मिले। अपने वालिद के बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने 80 साल पर कूच किया, मतलब उनकी मृत्यु 80 साल की उम्र में हुई। तो 70 के हम भी हो गए हैं, क्या पता उतना टाइम जीने को मिले कि ना मिले, 70 के हो ही चुके हैं, ठीक है। इस मजमून पर हमसे कुछ कहते न बनाया। लेखिका कहती हैं इस बात पर मुझसे कुछ कहते नहीं बना। अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका, वह बात तो पहले हो चुकी ना। लेखिका कह रही हैं हाँ हो तो चुकी साहिब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। लेखिका यहाँ कुछ खोजना चाह रही हैं, कुछ जानना चाह रही हैं मियाँ नसीरुद्दीन से। और क्या जानना चाह रही हैं कि उनके जो बुजुर्ग थे उन्होंने दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ काम किया था। कह रहे हैं मियाँ नसीरुद्दीन, अजी साहिब क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं। थोड़ा उनको क्रोध आया और कह रहे हैं क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हुए हैं आप। बाल की खाल निकालना एक मुहावरा है, मतलब किसी भी बात का बिना मतलब की बात करना, ठीक है। बाल की खाल निकालना है। कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफ़ी नहीं है इतना जानना। लेखिका कह रही हैं हम खिसियानी हंसी हंसे, मतलब इनको थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। लेखिका कृष्णा सोबती को हंसे। कह रहे हैं हाँ है तो काफ़ी है जानना, पर ज़रा नाम लेते तो उसे वक्त से मिला लेते, मतलब टाइम से के हिसाब से उनको मिला लेते, वक्त से मिला लेते खूब। पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? मियाँ हंसे जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हों। लेखिका की खिल्ली उड़ाते हुए मियाँ नसीरुद्दीन हंसते हैं और कहते हैं वक्त से आप किसे मिलाते? वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? खैर पूछिए किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही ना पूछ रहे हैं। खैर बताइए, आपको दिल्ली के बादशाह का ही तो नाम जानना है, ठीक है। उनका नाम कौन नहीं जानता, जहाँ पना बादशाह सलामत ही ना। कह रहे हैं जहाँ पना उनका नाम बादशाह सलामत ही है, उनका नाम कौन नहीं जानता है। इस पर लेखिका फिर कह रही हैं कौन से? बहादुर शाह जफर की। लेखिका कृष्णा सोबती जी कह रही हैं कि कौन से बादशाह सलामत?
बहादुर शाह जफ़र की। मियाँ ने खींच कर कहा। मियाँ को उसमें क्रोध आ गया और क्रोध के वशीभूत होकर मियाँ नसीरुद्दीन ने खींच कर कहा, मतलब झल्ला कर बोला। फिर अलट पलट की वही बात कह रहे हैं, फिर घूम फिर कर आप वही बात कर रही हैं। लिख लीजिए बस यही नाम, आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुक्का भेजना है? गुस्सा करके कह रहे हैं, क्या आपको उनके नाम से, बादशाह के नाम से कोई चिट्ठी या रुक्का भेजना है कि डाक खाने के लिए सही सही नाम और पता होना ज़रूरी है, नहीं तो आपकी चिट्ठी पत्री वहाँ तक नहीं पहुँचेगी। इस तरीके से मियाँ नसीरुद्दीन थोड़ा सा लेखिका कृष्णा सोबती जी के ऊपर झल्ला कर बोलते हैं। फिर कहते हैं, हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला, अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटे। हमें बिटर बिटर मतलब टकाटक एक टक आँख लगाए मुझे जब देखते हुए नसीरुद्दीन ने देखा अपनी तरफ, तो उन्होंने अपना सिर हिला और अपना सिर घुमा लिया और अपने जो उनके कारीगर थे वहाँ उस समय बब्बन मियाँ, उनसे कहा क्या रहे हैं, बब्बन मियाँ भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटे, मतलब हमारे पास वक्त नहीं है, काम में लगे। बब्बन मियाँ कौन है साहिब? ऐसा लेखिका कृष्णा सोबती जी फिर पूछती हैं कि साहब ये बब्बन मियाँ कौन हैं? तो मियाँ ने रुखाई से जैसे फाँक ही काट दी हो। मियाँ नसीरुद्दीन जैसे मतलब अपनी निगाह ही पलट लिए हैं इनके तरफ से बेरुखी वाले लहजे में, और अपने कारीगर के बारे में बता रहे हैं कि मेरा कारीगर है बब्बन मियाँ, और कौन है? इस तरीके से बोल तो दिए लेकिन निगाह नहीं मिलाया उन्होंने कृष्णा सोबती जी से, लेखिका से। मन में आया कि पूछ ले, लेखिका कहती हैं, मन में आया कि यह पूछ ले कि आपके बेटे बेटियां हैं, पर मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी के दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून न छेड़ने का फैसला किया। मजमून ना छेड़ना मतलब अपनी बात को ना कह पाना, ठीक है, यह भी एक मुहावरा है, कहावत है, ठीक है। लेखिका कृष्णा सोबती जी कह रही हैं कि मेरे मन में एक बार विचार आया कि इनसे पूछ लें कि इनके बेटे बेटियां हैं कि नहीं, मतलब इनके बच्चों में बेटे या बेटियां कितने हैं कितने नहीं हैं। एक बार मेरे दिमाग में आया कि हम इनसे पूछ लें, लेकिन उनका जो चेहरा था, गुस्साया हुआ चेहरा, मेरी बातों से जो उनका क्रोधित चेहरा था, उसे देखकर, वह चेहरा देखकर मेरी हिम्मत ना हुई कि मैं यह चीज़ उनसे पूछ सकूं। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग अपनी शागिर्दी करते हैं, इतना कह दी। उसके बाद भी इतना लेखिका ने वहाँ कहा कि ये जो कारीगर लोग होते हैं वो लोग अपनी शागिर्दी करते हैं। खाली शागिर्दी ही नहीं साहिब, गिन के मजूरी देता हूँ। जब वो कह दी कि शागिर्दी करते हैं मतलब केवल अपना काम ही करते हैं, तो मियाँ नसीरुद्दीन ने फिर उन्हें जवाब दिया, क्या साहिब कह रहे हैं कृष्णा सोबती जी को, और कह रहे हैं ये लोग केवल शागिर्दी नहीं करते हैं, इन्हें मैं मजदूरी देता हूँ। मजदूरी किस हिसाब से देते हैं? 2 रुपये मन आटे की मजदूरी देता हूँ, 4 रुपये मन मैदे की मजदूरी देता हूँ। आटे की रोटियां बनाने के लिए 2 रुपये मन आटे और मैदे वाले में 4 रुपये मन मैदे की मजदूरी देता हूँ। हाँ, ऐसा बता रहे हैं कृष्णा सोबती जी से मियाँ नसीरुद्दीन जी। ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती हैं? जब इस प्रकार से फिर पूछती हैं कृष्णा सोबती जी, तो मियाँ नसीरुद्दीन जी कहते हैं, मियाँ को अब तक इस मजमून के कोई दिलचस्पी बाकी न रह गई थी, मतलब लेखिका से बात करने का कोई भी मन नहीं था मियाँ नसीरुद्दीन का, और वो उनसे बात नहीं करना चाह रहे थे। फिर भी उनसे छुटकारा पाने के लिए बोले। जब उन्होंने पूछा कि कितने प्रकार की रोटियां यहाँ बनती हैं, तो कह क्या रहे हैं, बाकर खानी, सीर माल, ताफतान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गांव, दीदा, गाजेबान, तुनकी। फिर तेवर चढ़ा हमें घूर कर कहे, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है। महीन? हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको। बता रहे हैं इतने प्रकार की रोटियों के बारे में उन्होंने बताया मियाँ नसीरुद्दीन ने लेखिका कृष्णा सोबती को। किन किन रोटियों के बारे में? बाखर खानी, सीर माल, ताफजान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गांव, दीदा, गाजेबान, तुनकी।
इतनी रोटियों के बारे में बताया, कितने प्रकार की रोटियां बनती हैं मेरे यहाँ। फिर क्या रहे हैं, तेवर चढ़ाकर, मतलब थोड़ा घूर करके देख करके गुस्सा वाले रुख में कह रहे हैं, तो उनकी रोटी जो होती है वो पापड़ से भी ज़्यादा महीन होती है। किसी दिन आप आइए तो हाँ, हम आपको उसको खिलाएंगे ज़रूर। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया, मतलब कुछ जानने की जिज्ञासा हुई। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। उतर गए वे जमाने और गए वे कद्रदान, जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से निगली और हजम। कह रहे हैं अब वो ज़माना चला गया। मियाँ नसीरुद्दीन कह रहे हैं लेखिका से कि वो ज़माना चला गया, जो ज़माना पहले का था। पहले के लोग थे, खाने और पकाने का कद्र करते थे, उसे मानते थे, ठीक है, कि किस प्रकार से खाना पकाया जाता है और किस प्रकार से खाया जाता है, उस चीज़ को समझते थे। लेकिन अब क्या है, अब वो सब तेवर उतर गए। अब कोई यह महसूस करने वाला नहीं है। और अब होता क्या है कि तंदूर से निकाली और हजम कर गए, मतलब तुरंत निकले तुरंत खा गए। पहले के लोग ऐसे नहीं होते थे, ठीक है। पहले के लोगों के बारे में कुछ बताते हुए इस प्रकार से मियाँ नसीरुद्दीन कह रहे हैं कृष्णा सोबती जी से। तो इस प्रकार बच्चों, यह पूरा पाठ मियाँ नसीरुद्दीन मैंने आपको समझाया और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में भी ज़रूर आया होगा।